नमस्कार। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश और इस वक्त की बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर त्रिवेंद्र कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। 13 मई को सचिवालय में ये कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सुबह 11 बजे से इस कैबिनेट बैठक की शुरुआत होगी। तो बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर 13 मई को सचिवालय में त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। बैठक में अहम फैसले हो सकते हैं। सुबह 11 बजे ये कैबिनेट की बैठक होगी और माना जा रहा है कि कई मोर्चों पर जो लड़ाई इस वक्त चल रही है, उसके मद्देनजर कई महत्वपूर्ण फैसले राज्य सरकार कैबिनेट की इस बैठक में ले सकती है। तो 13 मई को त्रिवेंद्र रावत सरकार की कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है। सुबह 11 बजे से सचिवालय में यह बैठक होगी और निगाहें जरूर इस पर होंगी, क्योंकि कोरोना काल में जान और जहान बचाने के लिहाज से अब क्या नए फैसले सरकार लेने जा रही है, उसकी जानकारी इस कैबिनेट मीटिंग से ही निकलकर सामने आएगी। और सीधे रुक करते हैं देहरादून का। ब्यूरो चीफ अजीत राठी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अजीत जी, जिस तरीके से बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ वो महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं जो वक्त के लिहाज से बहुत जरूरी हैं? हाँ जी उदय, देखिए इस समय कोविड-19 चल ही रहा है, उसको लेकर के तमाम फैसले, जो नई नई चीजें सामने आ रही हैं उनको लेकर के कोई फैसला हो सकता है। 13 मई को 11 बजे सुबह होने वाली इस बैठक में प्रवासियों को लेकर कुछ बड़े कुछ निर्णय हो सकते हैं। बाहर से लोग आ रहे हैं तो उनके रहने सहने की, खाने की, या जिस तरह से गवर्नमेंट प्रवासियों के लिए प्लानिंग कर रही है कि उनके स्वरोजगार के लिए यहीं से कुछ कर दिया जाए ताकि वो वापस ना जाएं। उनमें से जितने भी लोग रुकना चाहें तो उनको सरकार की सब्सिडी योजनाओं में, या जो जितनी भी ऐसी योजनाएं जो रोजगार से जुड़ी हैं उनको रोका जाए। तो इस तरह से कुछ और भी बड़े डिसीजन इसमें हो सकते हैं। और जैसे कि जो आय के स्रोत बढ़ाने के लिए एक कमेटी बनी थी, इसकी रिपोर्ट पिछले दिनों आ गई थी, इस पर भी चर्चा हो सकती है। जी। एक मंत्रिमंडलीय उप समिति है, सुबोध उनियाल कैबिनेट मंत्री, उनकी अध्यक्षता में है कि किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, संसाधनों को बढ़ाया जा सकता है। किसानों को यहाँ पिछले दिनों काफी नुकसान हो चुका है ओलावृष्टि और भारी बारिश से। इन तमाम इश्यूज पर कुछ चर्चा होने के बाद कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं। जी शुक्रिया अजीत जी, जानकारी देने के लिए, अपडेट्स देने के लिए। लॉकडाउन के दौरान रुद्रप्रयाग में यूपी बिहार के करीब 300 से ज्यादा मजदूर फंसे हैं, जो कि इस वक्त घर जाने की जिद पर हैं। इस दौरान उन्हें समझाने के लिए पहुंची पुलिस से भी नोकझोंक हो गई, जो कि हाथापाई तक पहुंच गई। हालात ये हैं कि दिहाड़ी मजदूर किसी भी हालत में समझने को तैयार नहीं है। वो किसी भी कीमत पर अपने घर को जाना चाहते हैं। ये सारे मजदूर जिले के गुलाब राय मैदान में इकट्ठा हो चुके हैं। आपको बता दें कि जिले के अलग अलग क्षेत्रों में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले यूपी बिहार के मजदूर पैदल ही घरों के लिए चल दिए। मजदूरों को उम्मीद थी कि उन्हें उनके घर भेजा जाएगा, लेकिन घर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी जब कोई एक्शन नहीं लिया गया तो मजदूरों ने पैदल जाना ही उचित समझा। इस बीच प्रशासन को जब खबर लगी तो रुद्रप्रयाग मुख्यालय में मजदूरों को रोका गया। तो रुद्रप्रयाग की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। घर जाने की जिद पर ये मजदूर अड़ गए और इनकी ये जिद इसलिए भी रही क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवा रखा था इन्होंने, और जब इनके जाने का इंतजाम नहीं हुआ तब इन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। और सीधे रुख करते हैं, रुद्रप्रयाग का संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, जब इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था तब इनके आने जाने का इंतजाम क्यों नहीं किया गया, और फिलहाल वहां पर हालात किस तरीके के हैं? जैसे कि रुद्रप्रयाग जिले की हम बात करेंगे तो यहाँ पर करीबन ऐसे मजदूर हैं कि जो कई चीजों में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर निर्माण कार्य से लेकर या भवन से कार्य से लेकर कई ऐसे निर्माण कार्य हैं, ऑल वेदर से लेकर कई काम ऐसे हैं जो चल रहे हैं इन दिनों यहाँ पर। और लॉकडाउन, जब से देश में लॉकडाउन यहाँ पे हुआ है तब से वे मजदूर यहीं पे फंसे हुए हैं। पिछले दिनों जो फरमान जारी हुआ है कि यहाँ पे फंसे हुए लोग उनको अपने राज्यों में भेजा जाए, उसके बाद जो बिहारी मजदूर हैं या यूपी से आए मजदूर हैं वे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। पर लेकिन इतनी बड़ी संख्या में
मजदूर यहाँ पे पहुंच चुके थे। आज सुबह की बात है जब मजदूर गुलाबरे मैदान पर पहुंचे, जहाँ पे स्टेजिंग एरिया बनाया गया है, जो यहाँ से जो यात्री जो लोग हैं वह अपने राज्यों को जा सके। और जो लोग बाहरी राज्यों से हैं वो यहाँ पर आएंगे, उसके बाद उन्हें उनके घर में छोड़ा जाएगा। पर लेकिन आज जब उनके सब्र का बांध टूटा तो जगह जगह से कह सकते हैं कि तहसील उक्कीमठ से, अगस्त मुनि से, जकोली से ऐसे मजदूर थे वो पैदल ही कम से कम 50 से 80 किलोमीटर का यहाँ पैदल मार्ग राजमार्ग है, जिसमें वो चल के आए हैं, पैदल चल के आए हैं और तब जाके गुलाबरे पहुंचे हैं। यहाँ पे प्रशासन ने उनको रोका, यहाँ पर रखा। कल रात के कुछ मजदूर यहाँ पहुंचे, करीबन 250 से 300 मजदूर जो है गुलाबरे मैदान में आज सुबह पहुंचे। उनके कल रात खाने की व्यवस्था भी कर दी गई थी, पर लेकिन उनको उनके घर नहीं भेजा गया। फिलहाल उनको बिल्कुल, सवाल यही है कि रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं तो क्या इसलिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं कि उनके सरकारी जो दावे और आंकड़े हैं वो मजबूत हो जाएं और बाद में दिखाने में अच्छा लगे? क्योंकि अगर यह हंगामा हो रहा है तो कमी तो है। शुक्रिया रोहित, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। लॉकडाउन की वजह से नेपाल में फंसे भारतीयों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अभी तक उन्हें उम्मीद थी कि भारत नेपाल के बीच जो पुल है वो खोला जाएगा, नेपालियों की तरह उन्हें भी स्वदेश लौटने की इजाजत मिलेगी। लेकिन ऐसा ना होने से नेपाल में फंसे प्रवासियों ने केंद्र और राज्य सरकारों से मदद की गुहार लगाई है। वीडियो भेजकर प्रवासी भारतीयों ने मांग की है कि उन्हें भी दोनों देशों के बीच बने पुल को खोलकर नेपालियों की तरह स्वदेश लौटने की अनुमति दी जाए। उन्होंने मांग की है कि उन्हें भारत सरकार नेपाल से जल्द भारत लाने के प्रयास करे। वहीं धारचूला के जिला पंचायत सदस्य के मुताबिक नेपाल में फंसे नागरिकों को लेकर वो कई बार फोन करके अधिकारियों से संपर्क कर चुके हैं, जबकि जिला अधिकारी और जिले के नोडल अधिकारी भी सभी को वापस लाने की बात कह रहे हैं। मैं बाहर इंडिया से रहती हूँ और मैं यहाँ पे मिलने के लिए आई थी मम्मी पापा से, तब यहाँ पे फंस गई हूँ। अभी हमें वापस जाना है। अब अभी आज कितने नेपाली नागरिक वापस आ गए, तो हम भी इंडियन है तो हमें भी वापस जाने के लिए हेल्प करिए। ऐसे व्यक्ति जो अन्य जनपद में, अन्य राज्य में या अन्य किसी स्थान पर फंसे हुए हैं, जो अपने जनपद को वापस लौटना चाहते हैं, वो संबंधित जो जिला स्तर के अधिकारी होंगे वहाँ पर उनसे संपर्क स्थापित करके उनको सूचनाएं प्रेषित करेंगे। पब्लिक के मूवमेंट के लिए जो भारत सरकार से दिशा निर्देश जारी हुआ है उसमें जो राज्य नोडल अधिकारी रहेंगे, राज्य स्तर की जो टीम बनाई जाएगी उसके माध्यम से उनकी आवाजाही के लिए, अनुमतियों के लिए प्रयास किया जाए। उत्तराखंड प्रवासियों को बाहर से लाने का काम जारी है। गुड़गांव से करीब 613 कुछ लोगों को बसों से लाया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। यहां पर सभी प्रवासियों की स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद सभी को उनके घरों के लिए रवाना किया गया है। ये सभी गुड़गांव के प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे। लॉकडाउन के बाद वहां पर इन्हें न तो खाना दिया गया और न ही पैसे। इसके बाद से इनकी हालत बिगड़ रही थी। घर वापसी पर सभी प्रवासी फिलहाल खुश नजर आ रहे हैं। रामनगर के कॉर्बेट पार्क में पर्यटकों और टूर एंड ट्रैवल एजेंसियों का करोड़ों रुपए फंसा हुआ है। लॉकडाउन की वजह से कॉर्बेट पार्क बंद है। कॉर्बेट पार्क में मार्च में ही विदेशी पर्यटकों के आने पर रोक लगा दी गई थी, जिसकी वजह से विदेशी नागरिकों की एडवांस बुकिंग को कैंसिल करना पड़ा। लेकिन एडवांस बुकिंग के पैसे रिफंड नहीं किए गए। कॉर्बेट पार्क में विदेशी और देशी पर्यटकों के करीब 2 करोड़ रुपए फंसे हैं। अब पार्क प्रशासन इन पैसों की वापसी को लेकर शासन की मंजूरी का हवाला दे रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 18 मार्च से लगातार पर्यटन की सभी गतिविधियां बंद हैं। भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार सभी बुकिंग्स जो हैं वो कैंसिल कर दी गई 18 मार्च के बाद से, और इन सभी धनराशि को जो है सभी संबंधित पर्यटकों को वापस किया जाएगा। इसके अलावा भी जो पूर्व में भी भारत सरकार द्वारा मार्च प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह में एडवाइजरी जारी की गई थी, उसके क्रम में भी जो लोगों ने बुकिंग की कैंसिल करने की रिक्वेस्ट की है उनको भी धनराशि वापस की जाएगी। लगभग 2 करोड़ रुपए की धनराशि है जिसका प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित किया गया है। बागेश्वर में पिछले 2 हफ्ते से हो रही बारिश से किसानों को काफी नुकसान हुआ। बागेश्वर जिले में 649.40 हेक्टेयर भूमि प्रभावित जिले में अब तक कुल 30% नुकसान हुआ है। पूरे जिले में अब तक कुल 189 हेक्टेयर भूमि पर उत्पादित फलों की बागवानी को भी नुकसान पहुंचा है। बारिश से चना, मसूर, गेहूं, जौ और उत्पादित मौसमी सब्जियों जैसे कि आलू, गोभी, कीवी, संतरा, माल्टा आदि को भी भारी नुकसान हुआ। अब ऐसे में किसानों ने राज्य सरकार से मुआवजे की मांग की है।
जो नुकसान हुआ 189 हेक्टेयर पूरे जिले में प्रभावित क्षेत्रफल है, ये 33% कम है। अभी कल परसों में जो बरसात हुई है सामा क्षेत्र में यानी कपकोट ब्लॉक में, उसके आकलन के लिए हमने निर्देशित कर दिया अपने ब्लॉक प्रभारी और नया पंचायत प्रभारी और उद्यान विभाग की टीम और राजस्व विभाग की टीम गई है। तो मौके पर निरीक्षण करके फिर जो भी रिपोर्ट आएगी जैसा भी होगा उसको फिर भेजा जाएगा अपने कृषि निदेशालय। उत्तराखंड में 3 दिन राहत के बाद फिर 2 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आई रिपोर्ट में एक संक्रमित मरीज हरिद्वार जिले और दूसरा मरीज उधम सिंह नगर जिले से सामने आया है। इसके साथ ही अब प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 63 हो गई है। हरिद्वार में साधु संतों ने देवालयों को खोलने की मांग की है। संतों का कहना है कि जिस तरह से राज्य सरकार ने अस्थि विसर्जन की अनुमति दी है, उसी तरह केंद्र सरकार जल्द मंदिरों को खोलने की अनुमति देगी। मंदिर खोले जाने पर जो मांग है उस पर साधु संतों का कहना है कि शराब की दुकानें खोलने का फैसला सरकार ने सूझबूझ करके ही लिया होगा। मंदिरों को खोलने का भी फैसला सरकार को करना चाहिए। संत समाज सरकार से मांग करता है कि मंदिरों को खोला जाए। इस तरह से अगर सब लोग आगे आएंगे। दरअसल धर्मनगरी हरिद्वार में अस्थियां विसर्जन की परमिशन मिल गई है, जिस पर 23 मार्च के बाद रोक लगी थी, जिसके बाद तीर्थ पुरोहितों ने सरकार को अस्थियां विसर्जित शुरू करने के लिए सीएम को ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद कैबिनेट में इस बात की मांग की गई, उसके बाद इसको मंजूरी मिली। अब इसी तर्ज पर जो संत हैं वो मंदिरों को खोलने की मांग कर रहे हैं। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में कोविड टैक्स के रूप में बढ़ाए गए पेट्रोल और डीजल के दामों को कांग्रेस ने गलत करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि जहां एक और लोग कोरोना महामारी से जंग लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर सरकार ने आमजन पर दोहरा प्रहार करने का काम किया है। विपक्ष ने यह भी कहा कि अगर तेल के दाम बढ़ते हैं तो स्वाभाविक है कि महंगाई भी बढ़ेगी। राज्य सरकार ने जिस तरीके से वर्तमान परिस्थितियों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का काम किया, कांग्रेस इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। एक और आम जन जो है कोरोना की महामारी से जंग लड़ने का काम कर रहा है, और दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा करके इस सरकार ने आम जन पर जो है दोहरा प्रहार करने का काम किया है। और बड़कोट के गोविंद वन्य जीव पशु विहार राष्ट्रीय पार्क में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ। दरअसल राष्ट्रीय पार्क में पिछले दिनों देवदार के सैकड़ों पेड़ों को कटान करके अवैध तरीके से गिराया गया था, जिसको एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाया और सवाल भी खड़े किए। पार्क प्रशासन अब हरकत में आ गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों के घर में घुसकर लकड़ियां बरामद की हैं। अभी तक 3 घन मीटर देवदार लकड़ी और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूल किया जा चुका है। लेकिन एक सवाल और भी उठ रहा है कि बड़ी मात्रा में जो पेड़ों की कटाई हुई है, ग्रामीणों को पकड़ा गया, लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं, जो बड़े जंगल माफिया हैं, क्या उनके गिरेबां तक भी विभाग का हाथ जाएगा या फिर छोटी मोटी कार्रवाई के बाद फाइल बंद कर दी जाएगी? पूर्ति में ही हमें जब शिकायत मिली तो वहाँ पर लोगों के घरों में छापा मारा और हमें काफ़ी मात्रा में वहाँ पर ये प्रकाष्ठ बरामद हुआ और उन लोगों से हमने जुर्माना भी वसूल किया। कई जगह पर छापे मारे थे, तो लोगों की आवश्यकता भी है, लेकिन वो काफ़ी दोहन हो रहा था, तो इसलिए हमने छापे मार के उसको जब्त किया, जुर्माना भी वसूल किया उसमें। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।